गुड मॉर्निंग क्लास। कहाँ तक पढ़ा दिए थे? चलिए, अब हम आपको पढ़ाना है हमको दर्पण का फॉर्मूला और दूसरा पोजीशन। एक हो गया आपका पोजीशन, दूसरा हो गया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल और ये फॉर्मूला देखिए ध्यान से। सब लोग आ गए भाई? कहाँ सोए हो लोग? अपवर्तनांक पढ़ाइए बकलवा कहीं का। अपवर्तन पढ़ भी नहीं किया, अपवर्तनांक पढ़ लेगा घोचू कहीं का। अभी तुम परावर्तन पढ़ रहा है, परावर्तन के बाद अपवर्तन पढ़ेगा तब ना अपवर्तनांक पढ़ेगा कि जहां से मन तहां से पढ़ने लगेगा साइंस है ही। देखिए, न्यूमेरिकल फॉर्मूला में आप एक दो चीजें याद रखिएगा हमेशा, कि जो भी दर्पण होता है, चाहे वो आपका ये अवतल दर्पण हो या इसका उल्टा रंग दीजिएगा तो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, हमेशा जो वस्तु होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। और वस्तु को हम लोग यू से दिखाते हैं, और ये जब भी होगी तो लेफ्ट साइड में होगी, और लेफ्ट में होने की वजह से निगेटिव हो जाती है। लेफ्ट में होने की वजह से निगेटिव हो जाती है, ठीक है। लेकिन फोकस दूरी की बात करेंगे, देखिए वस्तु जो होगा हमेशा लेफ्ट होगा। वस्तु को हमेशा ही किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट को रखना है ना तो उसे यू कहते हैं। तो ये हमेशा और हमेशा निगेटिव होगा, इसमें आप कोई दिमागे नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, जैसे ये वाला अवतल है और ये वाला उत्तल है। अब इसमें भी वस्तु आपको इधर ही रखना पड़ेगा। मान के चलिए हम यहाँ पे कोई लड़का रख दिए, और इसमें भी आपको वस्तु यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन फोकस दूरी डिफर कर सकती है। फोकस जो हो सकता है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जैसे अगर आप इसकी फोकस की बात करेंगे, इसकी एफ फोकस की बात, ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में घूम गया है। लेकिन अगर इसकी फोकस की बात कीजिएगा तो इसका फोकस पॉजिटिव हो जाएगा। इसका फोकस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंट हो जाता है। तो फोकस दूरी कभी कंफर्म नहीं रहती है, फोकस बढ़ और घट सकता है। किसी को कोई दिक्कत है? फोकस दूरी बढ़ घट सकता है, इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। किसी को दिक्कत? नहीं, आज केमिस्ट्री नहीं हुआ, केमिस्ट्री चल रहा है ठीक ठाक से। केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, केमिस्ट्री नॉर्मल खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री डेली तो 4 घंटा ले ही रहे हैं यार। सैटरडे संडे केवल फिजिक्स होगा। फिजिक्स भी नहीं है यार, कोई बच्चा की चीज़ है, सोचा फिजिक्स फिजिक्स हल्ला करके रख ले रहा था, फिजिक्स पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाई। यार एक चीज़ बात बताओ, किसी चीज़ का फोकस दूरी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अरे घोचू हाँ ना बोलना रे कुछ। फिर फोकस दूरी हाँ या निकाल। अच्छा पी वो लिंक हो गया है आपको, हमने डेवलपर को बोल दिया है, आपके लिए सेक्शन बना देगा वो। हम उसको बोल दिए, बना ही रहा है अभी। एक दिन में तुरंत नहीं बन जाता है, जितना क्लासेज उसको अरेंज करके बना दिया। हमने आपकी स्टैटिक जीको को बोल रखा है, बना ही दोगे आप लोग यार। अरे यार उधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो निगेटिव, और यू हमेशा ही हमेशा निगेटिव होता है। तो एक बात बताइए भैया, एक फॉर्मूला होता है 1/f, यानी 1/फोकस दूरी इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो भैया ये प्लस माइनस जो है ना फॉर्मूला का है, ये प्लस माइनस फॉर्मूला का, यू ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है तो इसको ही माइनस कर देगा। क्या कर देगा? माइनस कर। आप ये प्लस होगा या माइनस होगा आप नाम से बता सकते हो। ये ससुरा हमेशा माइनस होगा। बच गया वो आंसर आएगा तो अपने बोल देगा हम प्लस में आ रहे हैं कि माइनस में आ रहे हैं। नहीं आ जाएगा? तो फॉर्मूला ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रखिएगा, लेंस में प्लस और आता है, सॉरी मिरर में यानी दर्पण में प्लस रहता है और लेंस में निगेटिव रहता है। तो यह तीन को चीज में दिख रहा है, यू भी एफ। एफ पता कर लोगे फिगर के हिसाब से, इधर गया तो माइनस, इधर गया तो प्लस।
और ये यू ससुरा हमेशा माइनस रहता ही है, क्योंकि यू का मतलब होता है वस्तु, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहती है, इसको कभी राइट साइड ऑब्जेक्ट ले ही नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, केस कर देंगे सब आपके ऊपर। फिजिक्स वाले क्या कर देंगे, केस कर देगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। प्लस माइनस एक बार फिर समझा दीजिए, या तुम सोए थे क्या? ये दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है, अगर आप पूरा पूरा करिएगा तो ये गोला कहीं ना कहीं इधर ही आएगा। इस गोले की त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसकी आधी दूरी को कहते हैं फोकस। अगर ये लेफ्ट साइड की ओर गोला घूम रहा है तो उसे कहते हैं निगेटिव, ये अवतल में लेफ्ट साइड में घूम जाता है। अगर इसके गोला को कंप्लीट कीजिएगा और ये गोला अगर राइट साइड में घूम जाता है तो इसकी त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, आधी दूरी को कहते हैं फोकस, इधर गया तो पॉजिटिव हो जाता है। एक ही चीज में कई बार पढ़ाएंगे यार, बच्चा वाला चीज को पढ़ाने में मजा नहीं आता है, थोड़ा कंसेप्ट उनसेप्ट रहता है तो मजा भी आता है। अब बताओ तुमको प्लस माइनस 20 बार समझाना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, लिखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन दे बना दीजिएगा। नो प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन दे बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, 10 सेंटीमीटर किसी अवतल दर्पण, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है तो प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इमेज बताइए। दर्पण कौन सा है भैया? अवतल दर्पण है, 10 सेंटीमीटर की दूरी से है, इसकी फोकस दूरी कितनी है? 20। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, सबसे पहले आपको क्या काम करना है? फिगर बनाना। इसमें क्या बनाइएगा भैया? सबसे पहले फिगर बनाना है। तो हमने इसका फिगर कैसे बनाएंगे भैया? ये कैसा दर्पण है? अवतल है, यानी इसका बायां सिरा धंसा रहेगा, धंसा दिया हमने बायां सिरा। अब बताइए इसकी फोकस दूरी क्या होती है? यानी इसके गोला को कंप्लीट करेंगे तो इसकी त्रिज्या की आधी यानी फोकस दूरी ये होगी, ये इसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है? वस्तु हमेशा यहाँ रहती है, तो वस्तु को रखा है कितनी दूरी पे? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये बताओ भैया, ये देखो u मतलब होता है वस्तु, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड में, माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड में, प्लस का मतलब होता है उस साइड में, प्लस का मतलब होता है राइट साइड, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड। फोकस दूरी इसकी दे रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। ये बताओ भैया, ये दर्पण अवतल दर्पण है, बाईं ओर झका रहता है, तो इसका गोला इधर ही कंप्लीट होगा, तो त्रिज्या इधर ही बनेगी, फोकस दूरी इधर ही बनेगा, निगेटिव हो जाएगा। फोकस दूरी भी निगेटिव हो रहा है। कह रहा है प्रतिबिंब बताइए, भी बताइए क्या होगा? यार अब तो बच्चों का खेल है ये। क्यों बच्चों का खेल है? इसमें कुछ है ही नहीं है यार इस सवाल में। 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/f, f की वैल्यू -20 बराबर 1/v, पता ही नहीं है क्या है, प्लस प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है? -10, -10। देखिए ये -10 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, v को उधर ही छोड़ दीजिए। सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए हम v को एक साइड अगर छोड़ देते हैं तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? +1/10 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी -1/20 ही है, -1/20 है। तो अगर आप इसको 1/v की वैल्यू निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, और ऊपर कितना बचेगा?
क्रॉस मल्टीपल, इससे इसमें भाग देंगे तो बचेगा 2, 2 का ऊपर खड़ा करेगा 2 -1, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, माइनस में नहीं आएगा प्लस में आ गया ये 1/20। तिरछा गुणा कर दीजिए तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। किस साइड में बनेगा, राइट या लेफ्ट? भैया प्लस में है तो किस साइड में बनेगा, राइट साइड में। किधर बनेगा, दर्पण के आगे बन जाएगा कि दर्पण के पीछे? इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। ये दर्पण इधर से आप देख रहे हैं, यहीं पे अपना फोटो देख रहे हैं, पीछे साइड में बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, प्लस में बनता है। कैसा बनेगा, प्लस में। कितना आंसर आ गया, बिहाइंड, दर्पण के पीछे। क्या रखा होता है इस क्वेश्चन में, हमको नहीं समझ में आता है। इसको झुंझुना बना के रखा है सब यार, उसको यही नहीं पता चलता है प्लस प्लस कब होगा, माइनस क्या होगा। इस फॉर्मूला में मतलब आप समझिए क्लास 9th का लड़का इसे बना देगा, क्योंकि फॉर्मूला में दम क्या है यार, 3 जो वेरिएबल दिए गए, एफ है, भी है, यू है, आपको इन तीनों में से 2 ठो तो पता ही रहता है, एक निकालना है। गलती कहाँ करते हैं दूसरा, प्लस कब होगा, माइनस कब होगा। बिना फिगर बनाए सॉल्व कीजिएगा, गलत हो जाएगा, जेन्युइन गलत हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको गलत होने में। इसलिए बेहतर है कि आप इसको सॉल्व करते वक्त फिगर का जरूर ध्यान रखें। फिगर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय फिगर को हल्के में नहीं लेना है। चलिए एक और क्वेश्चन बता। 30 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल दर्पण, उत्तल मतलब क्या होता है, कन्वेक्स, उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब ये बेवकूफ कहीं का 15/2 लिख रहा है तो भाग हम देंगे रे। छोटा मोटा चीज में भाग दे दिया करो यार। अगर कोई चीज बड़ी रहती है, मान के चलो 230/13 है तो ये सब मत भाग दो, लेकिन 15/2 है तो यार उसको 7.5 बोल दिया करो। मतलब जो पास का चीज रहता है उसको बोल दिया कीजिए। 7.5 आ रहा है, कितना आ रहा है भैया, 7.5। गधों ने प्लस माइनस लगाना ही भूल गया, प्लस या माइनस आप करके बोलिएगा। कुछ लड़कों ने प्लस माइनस लगा के भेजा है, कुछ लड़कों ने ऐसे खान सर के भरोसे छोड़ दिए हैं। पता नहीं क्या बना दिया लोग। चलिए हम खुद चेक कर लेते हैं। दर्पण कौन सा भैया, उत्तल। उत्तल का बायां सिरा उठा रहता है, ये बायां सिरा हमने इसका उठा दिया, उठ गया। पीछे साइड में क्या कर दिया हमने, कलई कर दी। समस्या समझिए क्या है, अगर आप इस गोला को कंप्लीट करके इसकी त्रिज्या देखिएगा ना तो इसकी त्रिज्या पीछे की ओर बन जाएगी। जब त्रिज्या पीछे की ओर बनेगी तो त्रिज्या का आधा होता है फोकस, फोकस भी पीछे ही बनेगा। फोकस किधर बनेगा, पीछे बनेगा, उस साइड में फोकस बनेगा। और राइट साइड की कोई भी चीज़ें जो होती हैं पॉजिटिव हो जाती हैं, राइट साइड की कोई भी चीज़ें क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती है, उस साइड जाके बनेगा। जब वो उस साइड जाके बनेगा तो F इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव। कितनी फोकस दूरी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि इंटरनेशनल रूल के हिसाब से हमको ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट की कोई भी चीज़ें जो होती है वो निगेटिव हो जाती है, तो निगेटिव में आएगा u की वैल्यू निगेटिव। u यार दुनिया में कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ जो u को पॉजिटिव कर दे, तो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो 10 सेंटीमीटर तो दिया है, लेकिन u हमेशा लेफ्ट साइड में रखना हो गया। अब ये पूछ रहे हैं v की वैल्यू, फिर निकालेंगे लोग v की वैल्यू। चलिए निकाला जाए, इनको थोड़ा सा ऊपर घसका दिया जाए, उनका काम हो गया।
1/f = 1/v प्लस 1/u। देखिए ABCD में बड़ा कौन होता है? भी, इसके अक्षर बाद में आता है और यू उसके पहले आ जाता है, तो नंबरिंग के हिसाब से यू छोटा है इसलिए उसको उधर रखिए, इसको इधर रखिए। खैर ये काम लेंस का है, इसमें इसको मत याद रखिए, इसमें लेंस में ये निगेटिव हो जाता है बस, और कुछ नहीं। देखिए 1/f की जगह पे क्या होगा? 1/f की जगह पे क्या होगा भैया? 1/f 1/30। 1/v पता ही नहीं है, माइनस 1/u कितना है? ये प्लस ना है, यहाँ पे प्लस है, -10 है। इस भी को एक साइड में लाइए, भी को एक साइड का मतलब उसको वहीं छोड़ दीजिए, इसको इधर लेते ही है। इसको जब इधर लाएंगे तो ऑलरेडी 1/30 बचा हुआ है। कुछ लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये इसको इधर ला के कर रहे हैं, उधर ही छोड़ दीजिए। यार आप समझो ना यार, इसको यहीं रखे हैं, इन 100 को इधर ला रहे हैं, फिर सीधा करके लिख दिए। अब प्लस 1/30, 1/10, ये माइनस में इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा, यानी 1/v। इन 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। डिनोमिनेटर से इस 30 को काटे 1, इधर हो गया +3। 1/v = 4/30। इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 15, तिरछा गुणा करेंगे, इसको सीधा कर दीजिए भी, इसको भी सीधा करेंगे 15/2, यानी प्लस में 7.5, प्लस में 7.5। इसका मतलब ये किस साइड में बन रहा है? राइट साइड में। राइट साइड का मतलब किससे बनता है? दर्पण के पीछे, उस साइड में, दर्पण के पीछे, अंदर। पीछे कहिए या अंदर कहिए, जो करना करिए, राइट साइड मतलब उस साइड में बनता है। नीतीश कुमार करें कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में क्यों रखते हैं? इंटरनेशनल रूल है ताकि सारे लोग एक जैसा काम करें, इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट को रूल में रखा जाता है। जैसे सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ रहता है, देखते हैं, टाटा का लीजिए, किसी भी कंपनी का सिम लीजिए, एक साइड में कटा रहेगा, सबका एक ही साइड में कटता है, ताकि एक यूनिवर्सल शेप दिया जा सके, उसको बनाया जा सके अच्छा से। किसी भी कंपनी का सिम मेमोरी कार्ड लीजिएगा, एक ही डिजाइन का मिलता है, तो इसको जानबूझ के रखा गया लेफ्ट साइड में। आप इंटर में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ आपको टीचर से ये सवाल पूछना चाहिए था, समझ में आ गया ना? हमारे सामने केवल अभी आज से 10 दिन टाइम है, मतलब अभी से लेके 10 दिन टाइम है, फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं अच्छे से समझा सके, तो थोड़ा सा इसको चीज़ को समझिए, ठीक है? ज़्यादा खखोरेंगे इसमें तो दिक्कत हो जाएगा। लेफ्ट साइड में होता है, अब ये पॉजिटिव निगेटिव आप समझिए इसको। किसी को दिक्कत तो बोले। नहीं बताया गया था इंटर में, तो कोई बात नहीं, नहीं बताया गया था, अब क्या कर सकते हैं। देखिए अब आपको न्यूमेरिकल दर्पण से बता दिए यार, अब इसमें क्या पूछेगा और हम इसमें क्या नया बता देंगे यार, यही होता ही है। अब इसमें खूब से खूब होगा तो सोच रहा हूँ 30 की जगह 35 करेगा, कब 5 करेगा, कब 6 करेगा, और क्या कर लेगा, और क्या कर सकता है यार। एक या तो वो अवतल दर्पण पे देगा जो पहले बता दिए, या तो उत्तल दर्पण पे देगा, और संख्या बदलते रहेगा, तो उतना आप करते रहिएगा, प्रैक्टिस लेके करते रहिएगा। न्यूमेरिकल की बुक है, न्यूमेरिकल की बुक आप खरीदे होंगे, आप उस बुक को लेके अच्छे से छापते रहिएगा, किसी को कोई दिक्कत, उससे से क्वेश्चन बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन, अब आते हैं पोजीशन पे। पोजीशन, स्थिति, पोजीशन यानी स्थिति। अब दोनों में अलग अलग स्थिति पूछेगा, या तो अवतल में पूछेगा, उत्तल में पूछेगा। ज्यादा पूछता है अवतल से, रीजन क्या? अवतल का यूज ज्यादा होता है, अवतल का यूज ज्यादा होता है। ये बताइए कौन सा दर्पण है भैया? पेंट हमेशा दाहिने होगा, पेंट हमेशा दाहिने होगा। अभी मत पूछना का है, क्योंकि वस्तु को रखना है बाएं साइड में, फिर पूछेगा बाएं काहे रखते हैं। हमको लगता है इसी डरे तुम लोग को इंटर का मास्टर साहब पढ़ाए नहीं होंगे, सोच रहा बहुत क्वेश्चन पूछेगा सर, उससे अच्छा छोड़िए दो। हम लोग के इंटर के टीचर बहुत बेहतरीन थे, इतना मस्त पढ़ाए थे ना, आज तक याद है। देखिए बाबू, जो दर्पण के बीचों बीच से रास्ता जाता है,
जो बीचों बीच से जाता है इसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। जो बीचों बीच से जाता है ये मुख्य अक्ष कहलाता है। जब इंटर का बोर्ड का एग्जाम देंगे ना तो पूछेगा मुख्य अक्ष क्या होता है, इसमें नहीं पूछता है मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से यहां की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, इसको कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। इस सेंटर से इस यहाँ इसको क्या कहते हैं? फोकस। और ये जहां पे ये बिंदु में मिल रहा है इसे कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। तो भैया ये जिस गोले का हिस्सा है, देखिए ध्यान से, ये किसी न किसी गोला का एक हिस्सा है। तो इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर या कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कर्वेचर मतलब देखो सेंटर बोला जाता है पूरे वृत्त का, लेकिन ये पूरा वृत्त तो लिए नहीं है, थोड़ा सा केवल एक कर्वेचर यानी एक कर्व लिए हैं, इसलिए इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आप केंद्र भी कहेंगे ना, सेंटर भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये सेंटर है। सेंटर से पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या या त्रिज्या। और इसके दूरी को आधा को क्या कहते हैं? फोकस। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल। और ये क्या चीज हो गया? फोकस। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। किसी को दिक्कत? अब ये मिटा देते हैं ये वाला जो गोला खींचे हैं, अब बार बार गोला थोड़ी खींचेंगे। अब देखिए ध्यान से, सेंटर से बाहर की दूरी को हम लोग कहते हैं अनंत। सेंटर से बाहर की दूरी को क्या कहते हैं? अनंत। क्या हो गया? अनंत हो गया। अब सिमेट्रिक समझिएगा क्या चीज होता है। सिमेट्रिक मतलब क्या चीज है? अनंत की तुलना, यहां देखिए ये वस्तु जो रखी गई है ना, ये वस्तु, इसे कहते हैं अनंत। अनंत का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, यहां से 50 मीटर दूरी मेरे लिए अनंत हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हिला दीजिए अनंत हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए अनंत। अनंत जो होता है ये एकदम एक्यूरेट मैच करता है फोकस पर। अनंत से किसी चीज को देखने बताओ, उस मैच करता है फोकस पर। किस पे? फोकस पर। याद रखिए अनंत जो होता है उसकी दोस्ती किससे है? फोकस पे है, उसकी दोस्ती फोकस पे है। अनंत ये चाहता है कि वो फोकस की ओर आए, और फोकस ये चाहता है कि वो अनंत से जाके मिल जाए। जैसे लैला मजनू, लैला आती है मजनू के लिए, मजनू जाता है लैला के लिए। तो लैला मजनू, लैला मजनू क्या है? लैला मजनू है। समझिए ध्यान से, जितना प्रेम ये इससे करता है उतना ही प्रेम वो उससे करता है। अगर ये इसके लिए एक कदम बढ़ाएगा तो वो भी उसके लिए एक कदम बढ़ाएगा। अगर वो रुक जाएगा तो ये भी रुक जाएगा। फोकस उसकी ओर जा रहा है, ये इसकी ओर जा रहा है। आप कहेंगे मास्टर साहब पगला रहे हैं। सुनिए ध्यान से, हम नहीं पगला रहे हैं। कहेगा कि अगर कोई वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। अगर कोई वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। ध्यान से देखिए, कंडीशन बताते हैं। कहेगा अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। याद रहेगा। लेकिन कहेगा अगर कोई वस्तु अनंत और फोकस के बीच में है, अनंत और कर्वेचर के बीच में है। किसके किसके बीच? अनंत और कर्वेचर के बीच में है। कहाँ आ गई ये बताइए फटाफट, ध्यान से। अब बताइए ये कहाँ जाना चाहिए? आंसर दीजिए तो कहाँ जाना चाहिए इसको? कहाँ जाना चाहिए बताइए? कहाँ जाना चाहिए? वेरी गुड। ये एक कदम आगे बढ़ाया है तो ये एक कदम आगे बढ़ाएगा, ये फोकस और कर्वेचर के बीच में आ जाएगा। तो दूसरा, अगर अनंत और कर्वेचर के बीच में आया, अनंत और कर्वेचर के बीच में आया तो ये कहाँ चला जाएगा? फोकस और कर्वेचर के बीच चला जाएगा। फोकस और कर्वेचर के बीच चला जाएगा। अगर ये उठ के ठीक कर्वेचर पे आ गया, अगर ये उठ के ठीक कर्वेचर पे आ गया, सुनिए ध्यान से, अगर ये पॉइंट उठ के ठीक कर्वेचर पे आ गया तो ये पॉइंट उठ के कहाँ चला जाएगा? ये भी कर्वेचर पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? कर्वेचर पे आ जाएगा। तो तीसरा कंडीशन, कौन सा कंडीशन? तीसरा कंडीशन, अगर ये कर्वेचर पे गया तो वो भी कर्वेचर पे चला जाएगा। देख रहे हो कितना बढ़िया प्यार है, कितना बढ़िया प्रेम है। मतलब तुम एक कदम बढ़ाओ हम भी एक कदम बढ़ाएंगे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं चली आऊं नदिया किनारे। क्या मस्त फिजिक्स है, सोच रहा? नहीं समझा? नहीं समझा? चल तुमसे फिर से पूछते हैं। अनंत पर तो फोकस पर। यहां देखो, आंख बंद करो, मेरा खोपड़ी को मानो सेंटर।
देख देख मेरी ओर से कर लो। मेरी खोपड़िया को मानो सेंटर, मेरी खोपड़िया को मानो सेंटर, और इस हाथ को मानो फोकस, इसको मानो अनंत। अनंत पर फोकस पर, अनंत पर फोकस पर, अनंत पर फोकस पर। चलो एक कदम बढ़ाते हैं, अनंत और कर्वेचर के बीच में, तो फोकस और कर्वेचर के बीच में, ठीक कर्वेचरे पे, इहो कर्वेचरे पे। समझ में आ गया? अरे नहीं समझा सब। अनंत पर फोकस पर, अनंत पर फोकस पर, अनंत और कर्वेचर के बीच, फोकस कर्वेचर के बीच, कर्वेचर पर, कर्वेचर पर। समझ में आ गया? कर्वेचर पर, कर्वेचर पर। नहीं समझा? समझ में आ गया। लेकिन इन सौ का अंधा प्यार है, इन सौ का कैसा प्यार है? अंधा प्यार है। अंधा प्यार कैसे है समझो ध्यान से। ये बोका जो है, ये बोका, इसको पते नहीं है कि वो फोकस से मिल चुका है। अब ये हेल जाएगा आगे कि तुम कहाँ हो, तो ई बकललवा हेल जाएगा तुम कहाँ हो। अरे बोका कहीं का, अबे मिलल था सब, ले ससुरा। अभी अभी एने हेल रहा है कर्वेचर और फोकस के बीच में, तू ससुरा कर्वेचर और अनंत के बीच में चल गया, कर्वेचर और अनंत के बीच में चल गया। रू ससुरा तू नहीं, तू उड़ने से आया था मिलने के लिए, हेल गया। ले ससुरा हेल गया। ले अभी ई पगलाइले है, अभी ई उठ के चल जाएगा जानते हो कहाँ? फोकस पे। तो ई कहेगा तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, मिल ही नहीं रही हो। ई चल जाएगा अनंत पे। दूर ससुरा बोका कहीं का, अबे मिलल था सब हुआ, अबे मिलल था सब यहाँ। तो वापस देखो कर्वेचर पे लाओ चोट्टन को, इनका मिलन पॉइंट कहाँ था? कर्वेचर था। मिलन पॉइंट कर्वेचर। अब ध्यान दो, कर्वेचर और फोकस के बीच गया, कर्वेचर और फोकस के बीच गया, तो ये कर्वेचर और अनंत के बीच में जाएगा, ये फोकस पे जाएगा तो अनंत पे चला जाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझा? अरे काहे नहीं समझता है तुम लोग रे भाई? नहीं समझा? हाँ, क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? कितने लोग बना सकते हैं? पांचों कंडीशन कितने लोग बता सकते हैं? देखो भैया, चौथा ये होगा, चौथा ये हो सकता है कि वो कर्वेचर और फोकस के बीच में चल जाए, तो ये ससुरा फोकस और अनंत के बीच में चल जाएगा। अब पांचवा ये हो जाएगा, वो ससुरा फोकस पे आ जाएगा, तू अनंत पे चल जाएगा, अनंत पे चल जाएगा। पांचों कंडीशन बता सकते हो। दूगो मिलने से पहले, दूगो मिलने के बाद, दूगो मिलने से पहले, दूगो मिलने के बाद। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग इधर। इसी को कहते हैं सब प्रकाश। बहुत टफ चैप्टर है। कौन चीज टफ है रे बउआ? सिद्ध उद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। इंटर में नहीं पढ़ रहे हो, सिद्ध करके दिखाएंगे। फाउंडेशन का बैच रहेगा तो इसको एक गो बना के दिखाएंगे, तो बना के दिखाएंगे तो वो कहेगा कि अनंत पे रहेगा तो फोकस पे रहेगा, तो तू बोलना ससुरा अनंत पे तो फोकस पे, अनंत कर्वेचर के बीच, फोकस कर्वेचर के बीच, कर्वेचर पे, कर्वेचर पे, कर्वेचर और फोकस के बीच, कर्वेचर और फोकस के बीच, तो कर्वेचर और अनंत के बीच, फोकस पर अनंत पर, फोकस पर अनंत पर। किसी को दिक्कत तो बोलिए। प्रदीप कुमार साहब, पांडिचेरी में बुक नहीं मिल रही है। अरे भाई साहब, तू हम लोग का विद्यार्थी सब हमारा पगला देगा। पांडिचेरी में बुक कैसे पहुंचाए? बोल देंगे उसको। हालांकि अंडमान निकोबार में भेज दिया है। अब पांडिचेरी में बुक नहीं मिले भाई साहब, पांडिचेरी में। बैच वैलिडिटी अप्रैल तक रहेगी बुकवा, तब इधर ध्यान दे। ऊपर लिखल रहता है बैच वैलिडिटी। देखो अंधा प्यार ना लास्ट तक अंधेरे रहता है। ई बकलोलवा जो था, एकरा खोजत खोजत तुम कहाँ हो चल गई अनंत पे। हाई बकलोलिया जो थी वहां से आते आते फोकस पे आ गई। क्या होगा अगर ये फोकस के अगवा ढुक जाए? तब पोल के पास चल जाए कि हमरा वाला आया है क्या इधर, हम उसको अनंत से खोजने आ रहे हैं, हमरा वाला कहाँ गया, हमरा वाला कहाँ गया। सट के किससे पूछेगी? पोल से। ए चाचा, हमरा वाला आया है क्या, उसको हम खोज रहे हैं। क्या पूछेगी? हमरा वाला आया है क्या, हम उसको खोज रहे हैं। एक बात बताओ, रात को कोनो लड़की आएगी तो उससे पूछेगी हम अपने वाले को खोज रहे हैं, आया है क्या, तो तुम क्या बोलेगा?
क्या बोलेगा? सुन बता रहे हैं, लड़का क्या बोलेगा? कहेगा हाँ हाँ तुम्हारा वाला आया है, अब पता है किधर है? इधरे है, आ जाओ आ जाओ। हाँ, एकरा एनिया हिला लेगा, कह जा आओ आओ आओ। आई लड़की लोल होती है तो हिल जाएगी से इधर, और उसके बाद कहेगी से जा। हिला लेगा कि नहीं हिलाएगा? बोल 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 बोलो, हिला लेगा कि नहीं हिला लेगा? अरे हाँ ना बोलो। तुमसे कोई पूछेगी तो तुम हिलाएगा कि नहीं हिलाएगा? अरे ऐसा मौका कोई छोड़ता है? कोई अनंत से आ रहा है तो उसकी दिल क्यों तोड़ना है? हिला लो इधर ससुर, आज यहाँ पे, है कि नहीं? हाँ देखो सब तो देख कितना तेज कमेंट कर रहा, हाँ हाँ सर हिला लो ससुरा यहाँ पे। तो देख बबुआ देख, अगर ये ससुरी फोकस से भी हिल गई तो ये पोल कहेगा कि आ जाओ हिल जाओ इधर, आ जाओ हिल जाओ इधर, आ जाओ हिल जाओ इधर। समझ गया? समझ गया? तो क्वेश्चन कहेगा कि जब कभी भी ये बकलोलिया अपने वाला को खोजते खोजते जो पहले फोकस पे बैठल था उसको हिल जाएगी, तो ये उसको हिला के कहेगा इधर आओ। ठीक है? तो यहां बताइए छठवां कंडीशन, अगर फोकस और पोल के बीच रहेगा तो ये दर्पण के पीछे हिला लेगा। क्या कहेगा? पिछवा हिला लेगा, पिछवा हिला लेगा। चलो भाई सब समझ में आ गया? हाँ ले है प्रेम कुमार, ये प्रेम कुमार अनहरा पागल है, पूछ रहा है कि सर अगर अगर क्या पूछ रहा है बकलोलवा? देखो कह रहा है अजबे पढ़ा है, अभी पढ़ाए पूछ रहा है अजीब चीज। कह रहा है कि सर कि अगर पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो क्या होगा? तब से हम झाल बजा रहे थे रे बकलोलवा, तब से हम क्या कह रहे थे कि अगर ये फोकस को भी हिल जाएगा तो ये इधर हिला ले आएगा। ऐसने सब ये जो प्रेम कुमार है ना, ऐसने सब की पत्नी को दूसर हिला लेता है सब। प्रेम कुमार तू ध्यान से रखना, तोरा पड़ोसी कहीं हिला लेगा तो ड्यूटी व्यूटी पे जाएगा तो तोरा हम समझा रहे हैं कि ये अगर इसको सट जाएगा इसके पासवा तो जाके हिला लेगा उधर। नहीं समझा? नहीं समझा? तू कभी नहीं समझ रहा है। कितना प्रेम से समझा रहे हैं भाई, मजा आता है, बड़ी मजा आता है ऑप्टिक्स पढ़ने में। देखो फोकस को प्यार हुआ किससे? फोकस को प्रेम हुआ अनंत से, यानी अनंत को प्रेम हुआ फोकस से, अनंत को प्रेम हुआ फोकस से। ये चल दिया। देखिए अगर अनंत पे है तो फोकस पे, अनंत पे है तो फोकस पे, ये दोनों प्रेमी, एक प्रेमी यदि अनंत पे है तो दूसरा फोकस पे। ये अनंत से कर्वेचर के बीच में, ये फोकस से कर्वेचर के बीच में, ये एकदम कर्वेचर। देखो कहां से चले थे? अनंत पर तो फोकस पे, अनंत और कर्वेचर के बीच, फोकस और कर्वेचर के बीच, कर्वेचर पे, कर्वेचर पे। ये पगला हिल गया। कर्वेचर से फोकस के बीच में तो कर्वेचर से अनंत के बीच में, फोकस पर अनंत पर, उस ससुरा चल गया अनंत पे। अब क्या आएगा? अनंत पे। तो ये जाके पोल से पूछेगी फोकस और पोल के बीच, पोल कहेगा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हिला देते हैं, ऊपर हिल जाएगा। खत्म कहानी, हो गया? समझ में आ गया? सब प्रेम कुमार को काहे खोज रहा है सब रे? प्रेम कुमार अपना एड्रेस मत बताना, ये तुम्हारा पड़ोसी बन जाएगा सब फ्यूचर का प्लानिंग करके। किसी को पोजीशन पे दिक्कत है तो बताया जाए, किसी को भी पोजीशन पर दिक्कत है तो बताया जाए। पूछ रहे थे दर्पण के पीछे क्या होगा? दर्पण के पीछे क्या? दर्पण के पीछे क्या होगा? ये देखिए वो पूछ रहा है 4 नंबर फिर से, 4 नंबर फिर से। देख बबुआ जितना स्टेप ई घसकेगा उतने स्टेप ये घसकेगा। देखो ये अनंत पर तो ये फोकस पे, ये अनंत और कर्वेचर के बीच तो ये फोकस और कर्वेचर के बीच, ये कर्वेचर पे तो ये भी कर्वेचर पे, ये कर्वेचर और फोकस के बीच
तो ये कर्वेचर और अनंत के बीच, ये फोकस पर तो ये अनंत पर, सेम डिस्टेंस तो बढ़ रहा है यार। देखिए आप अगर गौर किए होंगे, आप अगर गौर किए होंगे तो जैसे जैसे ये इधर आ रहा था वो इमेज नीचे से जा रहा था, तो जो इमेज नीचे नीचे जाता है वह इमेज बनता है उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। इमेज कैसा बनता है? उल्टा। तो याद रखिएगा इसका इमेज जो होगा ये जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा। और उल्टा इमेज वास्तविक होता है, रियल इमेज होता है। उल्टा इमेज वास्तविक होता है। उल्टा इमेज वास्तविक होता है। उल्टा इमेज कैसा होता है? वास्तविक होता है। जो भी नीचे बनता है इमेज तो उसे कहते हैं उल्टा इमेज, और उल्टा इमेज रियल होता है, वास्तविक होता है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो पिछली बार का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि अवतल दर्पण से सीधा तथा काल्पनिक, देखो उल्टा नहीं पूछ रहा है, सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा, यानी कहां लाएंगे तो सीधा बन जाएगा, कहां लाएंगे तो सीधा बन जाएगा। आप बताइए कहां बने? 4 नंबर वाला गलत लिख दिए क्या? ओहो यार, चलो कोई बात नहीं। इसे जो सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर और अनंत के बीच। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब कभी भी ई बकलोलिया, जब कभी भी ई बकलोलिया फोकस को हेल के इधर जाएगी तो सीधे हिला लेगा। कैसे हिला लेगा? सीधे हिला लेगा। कैसे हिला लेगा? सीधे हिला लेगा। तो हमेशा में इसका जो वो था वो उल्टा खोजता था, लेकिन ये सीधे हिला लेगा। कहेगा आओ आओ आओ, सीधे हिला लेगा। बहुत होशियार है सब तुम लोग। सीधे हिला लेगा। पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लिया? सीधे हिला लेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। देखिए जैसे जैसे प्रतिबिंब दूर जाता है, जैसे जैसे ये फोकस से दूर जाएगा इसका साइज बड़ा होते जाता है। इसका साइज क्या होते जाता है? बड़ा होते जाता है। तो इसका साइज जो होता है ना, कभी कभी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बराबर बन जाता है, बराबर बन जाता है। देखिए जब कर्वेचर पे रहेगा तो बराबर बन जाएगा, जब कर्वेचर पे रहेगा तो बराबर बन जाएगा। देखिए जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और छोटा बनेगा। जैसे जैसे वस्तु को शीशा के पास लाएंगे इसका फोटो बड़ा होते जाएगा। जैसे जैसे इसको शीशा के पास लाएंगे, जैसे जैसे इसको शीशा के पास लाएंगे फोटो इधर जाएगा और बड़ा होते जाएगा, फोटो इधर जाएगा और बड़ा होते जाएगा। यानी अवतल दर्पण से हम बड़ा फोटो बना सकते हैं। कब? जब इसको करीब ला के देखेंगे तब। छोटा फोटो बना सकते हैं जब अपना चेहरा खींच लेंगे तब। जैसे जैसे ये शीशा है, इसमें हमको छोटा फोटो देखना है, छोटा फोटो देखना है इसमें से, तो अपना चेहरा पीछे खींच लेंगे, छोटा दिखेगा। ये अनंत पे हो गया। और बड़ा फोटो देखना है, बड़ा फोटो, तो ऐसे सटा लेंगे, ले बड़का बड़का दिख रहा है। हमारा चेहरा पे बहुत ही ज्यादा तिल उल है। बहुत दिन बाद चेहरा देख रहे हैं रे अपना हम, बहुत दिन बाद चेहरा देख रहे हैं। टाइम ही नहीं मिलता था। नहीं समझे? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हो गया? आप पोजीशन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बताइए। तो अवतल दर्पण से
प्रतिबिंब बड़ा या छोटा बन सकता है कि नहीं? हाँ, बड़ा भी बन सकता है। जैसे जैसे करीब लाएंगे बड़ा बनेगा, दूर ले जाएंगे छोटा बनेगा। बराबर भी बन सकता है, कर्वेचर पे रख देंगे तो बराबर बन जाता है, कर्वेचर पे रख देते हैं तो बराबर बन जाता है। पोजीशन याद हो गया आप लोग को? पोजीशन में किसी को दिक्कत है तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण देख लेते हैं। उत्तल दर्पण जो है ये उठा हुआ रहेगा। उत्तल दर्पण कैसा रहता है? उठा हुआ रहता है। इसका फोकस किधर रहता है? पीछे रहता है। और अनंत इधर है, अनंत इधर है, कर्वेचर इधर है। ले, हिजर से ऊंची दीवार, दोनों प्रेमियों के बीच में तो दीवार उठ गया। अब क्या होगा? घसकेगा कैसी? तो दीवार उठ गया है। जबकि इसके पिछवा देखिएगा ना तो तीनों एक के साथ थे सब। देखिए, ये फोकस था, ये आपका कर्वेचर था, और ये अनंत था। तो ये इधर बढ़ रहा था, ये इधर बढ़ रहा था। इसमें तो दिक्कत हो गया। अब क्या करिएगा? इसमें दिक्कत हो गया है। अब क्या होगा? कोई उपाय बताइए, अब क्या होगा? कोई उपाय? कोई उपाय? कोई उपाय? कोई उपाय नहीं। देखो, ये कहेगी कि कोई मिल ही नहीं रहा है। जहां यहां गई कि हचाक से ही हिला लेगा, जहां गई वो हिला लेगा। एक के कंडीशन बनेगा, बिना हिलाइले काम ही नहीं चलेगा। अरे बिना हिलाए काम चलेगा नहीं, हिल गई काम खत्म, बस काम खत्म। हिलने पे प्रतिबिंब जब भी बनता है सीधे हिला लिया जाता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी वर्चुअल होता है, आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होगा, हमेशा ये आभासी होता है। किसी को कोई दिक्कत? ये हमेशा सीधा बनेगा। अभी बताइए, दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा? इस साइड बनेगा कि उधर बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे। और हमेशा ये छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा। कैसा बनेगा? छोटा। इसमें कुछ यादें नहीं करना, एक के कंडीशन होता है, बिना हिले काम ही नहीं चलेगा। हिलाएगा तो सीधे हिलाया जाता है, नहीं बोलते सीधे हिला ले। क्या कहते हैं? सीधे हिला ले। समझ में आ गया? तो हिलाएगा तो सीधे हिला ले। सीधा चीज हमेशा आभासी होता है, सीधा चीज हमेशा आभासी होता है। तो सीधे आभासी, सीधा आभासी। हिलने का मतलब दर्पण के पीछे, छोटा, खत्म। अरे यार, वो पूछ रहा है हिला जाने के, हिलने का मतलब क्या होता है? हिलने का मतलब नहीं जानते? ऐसे कोई दीवार है ना, इसको ऐसे पैर डाल के ओ पार उतर जाना, उसी को कहते हैं हिल गया। देहात में बोलते हैं तड़प जाओ। क्या हो जाए? तड़प जाओ। देखो हिलने का मतलब क्या होता है। यह कुर्सी है, यहाँ कुर्सी रखा हुआ है, हम कुर्सी को हिल रहे हैं। देखो यह है, और हम हिल गए। इसी को कहा जाता है हिल जाना। सीबीएसई वाला ही, हिल जाना। दर्पण खत्म, दर्पण का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम परावर्तन भी कंप्लीट हो गया। प्रकाश के गुण पढ़ा रहे थे हम आपको। प्रकाश के क्या पढ़ा रहे थे? गुण पढ़ा रहे थे। प्रकाश की इस गुण में आया था पहला परावर्तन। परावर्तन का मतलब समझाए थे कि वस्तु टकरा कर लौट जाना, लौट जाना। इस परावर्तन के लिए आपको हमने बताया था तीन चीजें: समतल दर्पण, समतल दर्पण,
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, सारी चीजें बता दी हैं। नहीं बता दिए हैं? किसी को दिक्कत है परावर्तन में तो बोलिए, किसी को परावर्तन में दिक्कत है तो बोलिए। हेल जाने का मतलब था कूद जाना, हेल जाने का मतलब होता है कूद जाना। दूसरा गुण समझिए, अपवर्तन, हेल जाना मतलब अंदर जाना। चलिए अब इसको स्टार्ट किया जाए। किसी को कोई ऐतराज नहीं तो इसे स्टार्ट किया जाए, किसी को कोई ऐतराज नहीं तो इसे स्टार्ट किया जाए। देखो फिजिक्स कितना इजी है, इतना इजी है। अब आप खुद सोचिए, हमारे ऊपर प्रेशर है, आप भी समझ रहे हैं, तो भी इतना इजी है। देखो यार, इसने आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसमें, ई पढ़ लिया तो खत्म हो गया। इसके बाद बचता कौन चाहिए? वही कलर होता है, लाल को हरा में मिलाइएगा, पीला में मिलाइएगा, उससे वो तो बच्चा वाला चीज होता है, उसमें कंसेप्ट नहीं है कुछ। देखिए, अपवर्तन का मतलब क्या है? अपवर्तन, अपवर्तन को रिफ्लेक्शन नहीं कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन। उसको रिफ्लेक्शन कहते थे, इसे रिफ्रैक्शन कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। इसे क्या कहते हैं? पार कर जाना, प्यार कर नहीं जाना, पार कर जाना। पार कर जाना, इसे कहते हैं हम लोग अपवर्तन। जब कभी कोई चीज, एक चीज दूसरे चीज में पार कर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। जब चीज किसी चीज को पार कर जाती है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। ये अपवर्तन कहाँ कहाँ हो सकता है? अपवर्तन की क्रिया कहाँ कहाँ हो सकती है? कई जगह हो सकती है। अपवर्तन की क्रिया गैस में हो सकती है, अपवर्तन की क्रिया लिक्विड में हो सकती है, द्रव में हो सकती है, अपवर्तन की क्रिया सॉलिड में हो सकती है, ठोस में हो सकती है कि नहीं हो सकती? चलिए भैया एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। गैस में अपवर्तन के कारण, गैस में अपवर्तन के कारण देखिए, अगर कोई यहाँ खड़ा है और कोई यहाँ खड़ा है, आपको भी पता है इनके बीच में क्या भरा हुआ है? गैस में भरा हुआ है। गैस भरा हुआ है कि नहीं हुआ? आप इस गैस को चीरते हुए देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? गैस को चीरते हुए देख लेते हैं, गैस को चीरते हुए देख लेते हैं कि नहीं? तो वो बहुत आराम से दिख जाता है। लेकिन अगर इसके बीच में धुआं भर दीजिएगा, तो धुआं भर दीजिएगा तो देखिएगा, कभी भी कोई मोटरसाइकिल से या किसी चीज के बीच से धुआं निकलता है ना, तो वो अजीब अजीब कांपता हुआ दिखता है। आप कभी गौर किए कि नहीं? किसी मोटरसाइकिल या कहीं से धुआं निकल रहा होता है, बशर्ते वो धुआं साफ हो, अगर काला हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं। साफ धुआं अगर होता है तो वहां हल्का धुंधला दिखने लगता है। कभी देखें इस चीज को? ये से नो बोलिए।
कभी धुंधला होते हुए देखे हैं, धुआं निकलते हुए, तो वहाँ हल्का धुंधला दिखने लगता है। हल्का क्या हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है, हल्का धुंधला दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है धुंधला, देखे होंगे लोग। एक बात बताइए, हम जब आसमान में देखते हैं तारों को, हम जब आसमान में तारों को देखते हैं, तो क्या हमारे और आसमान के तारों के बीच में हवाएं नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरी वायुमंडल की परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, अंतरिक्ष, और वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। उसके और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा धूल कण और धुआं है जो ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, जिस वजह से तारा भी कंपन करता है, ऐसे 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 तारा ऐसे ऐसे कंपन करता है, जिसे कहते हैं लोग तारा टिमटिमा रहा है, तारा टिमटिमा रहा है। तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। तो तारे के टिमटिमाने की घटना अपवर्तन होती है, और वह अपवर्तन गैस में होता है। और वो गैस कहाँ का गैस है, वायुमंडल का गैस है, वायुमंडल का गैस है, वायुमंडल का क्या है, गैस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा कमेंट नहीं जा रहा है क्या मुन्ना भैया? जा रहा है बबुआ, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाने में कमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। बतिया समझ मेरा, फिजिक्स पढ़ाने में बड़ी समझाना पड़ता है। हमको तो पता है अपवर्तन क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो तू लोग कैसे समझेगा लोग? तो देखिए, गैस में अपवर्तन मतलब धुआं, धुआं, धुआं हो गया। यही सोच रहा है, क्या लिख देते हैं, धुआं लिख देते हैं। तारा का टिमटिमाना, टिमटिमाना, तारा का टिमटिमाना तथा धुआं में धुंधला दिखना। तारों का टिमटिमाना तथा धुएं का धुंधला दिखना, तारा का टिमटिमाना तथा धुएं का धुंधला दिखना, तारे का टिमटिमाना तथा धुएं का मतलब सॉरी, तारे का टिमटिमाना तथा धुआं में धुंधला दिखना। द्रव का एग्जाम्पल जानते हैं? द्रव का कैसे, देखिए ध्यान से, द्रव में इसमें हम पानी भर दिए, नीचे अगर हम एक सिक्का रख देते हैं ना, आप बताइए सिक्का दिखाई देगा क्या नहीं दिखाई देगा? ये सिक्का दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। लेकिन ये सिक्का हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा हमको उठा हुआ दिखाई देगा, दिखेगा लेकिन उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये बताइए, ये हमारी आंखों में अपवर्तन की जो क्रिया हो रही है, ये जो आंखों में अपवर्तन की क्रिया हो रही है, किसके वजह से हो रही है? द्रव का अपवर्तन। तो सिक्के का उठ जाना, सिक्के का ऊपर उठकर दिखना, सिक्के का क्या दिखना, ऊपर उठ जाना। और भी देखेंगे, ऊपर उठ के दिख जाना। और भी देखिए, अगर हम इसमें छड़ी रख देंगे ऐसे सीधा, तो छड़ी सीधा दिखेगी, तिरछा दिखेगी? छड़ी हल्का तिरछा दिखती है, छड़ी का हल्का तिरछा दिखना। तो देखिए, जल में सिक्का उठा हुआ, उठा हुआ, और छड़ी जो होती है वो तिरछा। छड़ी कैसी दिखती है? तिरछी दिखती है। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग ने एक चीज और समझ गए कि भैया अपवर्तन के कारण कोई भी चीज अगर नीचे है ना तो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, अगर कोई चीज नीचे है तो हल्का सा उठा हुआ दिखता है। अपवर्तन में अगर कोई चीज नीचे है तो हल्का सा उठा हुआ दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिक्का उठा हुआ दिखता है तो हल्का सा उठा हुआ दिखता है। तो एक बात बताइए, अपवर्तन के कारण अगर सिक्का उठा हुआ दिख रहा है तो ये पृथ्वी है, ठीक है? यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ये क्या है? कोई व्यक्ति खड़ा है, ये पृथ्वी है। यहाँ कोई व्यक्ति देख रहा है, व्यक्ति को छोड़िए, यहाँ है। और सूरज जो है
और यहाँ है। आप समझ रहे हैं कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी ये सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन अपवर्तन के कारण कोई भी चीज अगर थोड़ी नीचे भी है तो उसे ऊपर दिखा दिया जाता है, हल्का वो ऊपर दिखने लगता है, वो आता ऊपर नहीं है लेकिन महसूस होता है कि ऊपर है। तो इसका मतलब सूर्योदय के होने से पहले ही हल्का सा सूरज ऊपर दिखता है। और ऐसे सूरज को देखने पर आंख में ससुरा जलन ही नहीं होता है, क्योंकि वो सूरज है ये नहीं है, क्योंकि वो सूरज है ही नहीं है, वो सूरज तो नीचे है, वो हल्का सा उठा हुआ दिख रहा है। तो सुबह के वक्त को सूरज को देखिएगा तो आंखों पे जलन नहीं होती है, क्योंकि आप सूरज देखिए नहीं रहे हैं, सूरज निकला ही नहीं है, अभी उसको उठा के देख रहा है। क्या कर रहा है? उठा के दिखा रहा है, उठा के दिखा रहा है। और जब ये सूरज डूबने जाएगा, जब ये सूरज डूबने जाएगा और जब ये डूब चुका होगा, डूब चुका होगा, फिर भी ये सूरज, ये हमारे यहाँ का जो गैस है अपवर्तन के कारण ये हल्का सा उठ के दिख रहा होगा, जबकि सूरज डूब चुका है लेकिन वो हल्का ऊपर की ओर दिख रहा है। तो सांझ के वक्त के सूरज को देखिएगा आंख नहीं तड़केगा, सुबह के वक्त के सूरज को देखिएगा आंख नहीं तड़केगा। ससुरा तू देख कहाँ रहा है, वो नीचे है, तुम उसको हल्का सा उठा हुआ महसूस कर रहे हो। जिस तरह से पानी में रखे सिक्का को उठा हुआ महसूस करते हैं, वहां देखेंगे तो मिलबे नहीं करेगा, वहां देखेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं समझे? अरे मृग तृष्णा किसे कहते हैं लोल कहीं का, तू पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ना है, इसके बाद वो टॉपिक है। तो हम यहाँ एक और चीज लिख सकते हैं, सूर्योदय से पूर्व सूरज, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले सूर्य, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई पड़ना, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देखना। मृग मरीचिका आगे पढ़ना है। अनीता कुमारी करी, कितना लेट तक क्लास चलेगा? थोड़ी देर और। किसी को दिक्कत नहीं? ठोस में परावर्तन, क्या ठोस के आर पार देख सकते हैं? आप बताइए तो, ठोस के आर पार देख सकते हैं क्या? ठोस में आर पार देख सकते हैं? ठोस के आर पार देख सकते हैं? अरे घोंचू सब कह रहा है ऐसे नहीं, है लेंस कौन ची होता है? लेंसवा का पानी के बनल रहता है। अरे बकलोलवा, लेंसवा पानी के बनल रहता है। करे नहीं, देख सकते हैं लेंस। अब हुआ यस। चलिए, तो आपने ये देखा अपवर्तन क्या होता है। जब कभी कोई चीज दूसरे चीज को आर पार देख लेती है तो वो धुंधली दिखती है और हल्का सा उठी हुई दिखती है। जैसे वायुमंडल में तारों का टिमटिमाना, दो वस्तुओं के बीच में अगर धुआं आ जाएगा तो धुंधला दिखना, पानी में रखी मछली ऊपर दिखती है, पानी में रखा सिक्का ऊपर दिखता है, पानी में रखी छड़ तिरछी दिखती है। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ। अब ये कितना ऊपर दिखेगा या कितना तिरछा दिखेगा, कितना टिमटिमाएगा, या कितनी, ये सब चीजों को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। क्या कहते हैं भैया? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया? देखिए ध्यान से, इसके तीन फॉर्मूला होता है। म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर।
दूसरा होता है म्यू बराबर सी बाई भी, और तीसरा होता है म्यू बराबर आभासी गहराई बटा वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। समझिए यार, ये सब आप नहीं समझ रहे होंगे। देखिए, जब कभी भी, यहां समझिएगा, अपवर्तनांक समझा रहे हैं आपको। अरे थोड़ा सा आधा घंटा और, बस आधा घंटा और क्लास लेंगे बाबू, ये टॉपिक बस समझा देते हैं, बस आधा घंटा। 3 फार्मूला लिखे हैं ना, बस उस पर समझा देते, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। कहेगा कि 10 मीटर नीचे मछली है, कितना ऊपर दिखाई देगी, ये सब बड़ी मस्त चीज है। देखिए थोड़ा सा, बस 2 मिनट। अपवर्तन का नियम क्या कहता है, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। देखिए, अगर ऊपर की ओर कोई रेयरर माध्यम है, ऊपर की ओर क्या है, रेयरर है यानी विरल है, यानी मान के चलिए हवा है, और नीचे की ओर सघन है, मान के चलिए पानी है। सघन मतलब होता है डेंसर, और विरल का मतलब होता है रेयरर। मतलब ऊपर का जो मीडियम माध्यम है वो हल्का है। जैसे मान के चलिए कि ऊपर जो है वो हवा है, नीचे में पानी में, या ऊपर पानी है नीचे तेल है, यानी उसके तुलना में ये है। तो जब कभी भी कोई किरण आएगी ना, तो उसको जाना चाहिए था सीधे, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो सीधे ना जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या करेगी, झुक जाएगी। लेकिन अगर इसी का उल्टा देखिएगा, अगर मान के चलिए कि ऊपर की ओर आपका क्या है, सघन है, सघन मतलब मान के चलिए कि ऊपर की ओर जल है, और नीचे की ओर क्या है, विरल है, क्या है, विरल है, विरल है, यानी नीचे की ओर क्या है, गैस है, वायु है, मान के चलिए वायु है। तो इस कंडीशन में अलग हो जाएगा। इस कंडीशन में जो किरण आ रही है, परावर्तन तो हो रहा है नहीं कि लौट जाएगी, तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अब ये सीधे नहीं जाएगी, अब ये सीधे नहीं जाएगी, ये जो है अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी घना माध्यम नीचे रहेगा, जब कभी भी नीचे घना माध्यम रहेगा, तो ये और नीचे हो जाएगी। याद रखने का तरीका देखिए, कोई भी चीज जो होता है चाहता है कि हम छिछिल के भाग जाएं, और अगर नीचे बहुत घना माध्यम है, बहुत घना माध्यम है, तो आपको भागने ही नहीं देगा, अपनी ओर दबा लेगा। तो जब कभी भी विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कभी भी ये सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाती है। इस चीज को याद रखेंगे लोग। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए भाई, नीचे का माध्यम बताइए, नीचे वाला क्या था, नीचे का माध्यम बताइए, नीचे वाला क्या था, सघन या विरल, सघन या विरल, क्या है भैया, सघन है, सघन है, ठीक है। ये कोई तल है और ये एक अभिलंब है, यहां से एक किरण जा रही है इस तरह से, और ऐसे ये झुक गई है। अब आप बताइए, इसमें ये है आने वाला एंगल यानी आई, और ये जाने वाला एंगल है आर, जाने वाला एंगल है आर, यानी ये इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल ऑफ ये क्या है, रिफ्लेक्शन तो नहीं, रिफ्रैक्शन है। ये अपवर्तन किरण है, ये आपतित किरण है। तो ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा, ये कोई ना कोई क्या करेगा, एंगल बनाएगा, और ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा। एंगल हमेशा अभिलंब से नापते हैं, तो इसके लिए अपवर्तनांक यानी म्यू जो होता है वो होता है साइन आई, यानी जो एंगल बना है उसके साथ साइन थीटा जोड़ दीजिए, बटा
जो एंगल नीचे बना है तो उसको नीचे रख दीजिए साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल ने इसे दिया था साइन आई बटा साइन आर को, साइन आई बटा साइन आर को। मतलब मान के चलिए कि ऊपर का एंगल कुछ और है और नीचे का एंगल कुछ और है। साइन आई बाई साइन आर किसका नियम है? साइन आई बटा साइन आर किसका नियम है? साइन आई बटा साइन आर स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। वेरी गुड, स्नेल का नियम। मान के चलिए कि ये 60 डिग्री के एंगल पे आया और 30 डिग्री के एंगल पे चला गया। 60 डिग्री के एंगल पर आया और 30 डिग्री के एंगल पे चला गया। तो बताइए इसके लिए म्यू का वैल्यू निकालिए, अपवर्तनांक निकालिए, कितना होगा इसका? अपवर्तनांक कितना होगा इसका? अपवर्तनांक कितना होगा? अरे भैया, इसके लिए इतना तामझाम काहे करते हैं? स्नेल साहब के नियम क्या थे? स्नेल ने क्या बोले थे भैया? स्नेल साहब इन्होंने कहा था अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर। इन्हीं का फॉर्मूला लगाना है, साइन आई बटा साइन आर। अब देखिए जरा, साइन आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू कितनी है? म्यू निकालना है हमको, तो आई की वैल्यू है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? यानी रिफ्लेक्सिव एंगल जो अपरावर्तित होकर जा रहा है 30 डिग्री, इसके साथ हमको साइन जोड़ देना है। बताइए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2। आपको पता है ये कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। तो जब ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? √3, और ये सबसे ऊपर चला जाएगा ×2। और ये किस में जाएगा? ये जाएगा इस वाले में। तो ये कहाँ हो जाएगा? 2 × 1। भैया इससे ये कट गया √3। √3 √3 याद हो गया? तीन फॉर्मूला होता है, बस तीनों बता देते हैं, फिर उसके बाद आप सो जाइएगा। तीन फॉर्मूला होता है, तीनों बताते हैं, आप सो जाइएगा उसके बाद। चलिए देखिए ध्यान से। दूसरा नंबर फॉर्मूला होता है म्यू की जगह पे स्पीड दे देता है। म्यू की जगह पे क्या दे देता है? स्पीड दे देता है। ये स्पीड कैसे देगा? कह देगा किसी वस्तु की चाल आपको दे देगा, कह देगा बताइए कि उसमें क्या चीज है। जैसे म्यू बराबर होता है C/V। C का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ बटा माध्यम, यानी माध्यम का मतलब होता है या तो पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, माध्यम में चाल। माध्यम में चाल C/V। याद रखने का तरीका देखिए, आप एग्जाम में कंफ्यूज किस बात पे होंगे कि म्यू बराबर C/V होता है या म्यू बराबर V/C होता है। आप सोचो एक चीज लिख दिए, V/C होता है। आप एग्जाम में इस बात पे पक्का कंफ्यूज कीजिएगा। पक्का क्या कर जाएंगे? कंफ्यूज करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? ABCD में पहले क्या आता है? C लिख दीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। बाद में आ गया V, C/V। C की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ होती है। 3 × 10⁸ होती है। कहेगा क्वेश्चन क्या कहेगा? इसमें क्वेश्चन देगा आपको माध्यम में प्रकाश की चाल से, और आपको आंसर निकालना होगा।
माध्यम में प्रकाश की चाल से कहेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। जैसे खान सर के घर में प्रकाश की चाल 1.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो खान सर के घर का अपवर्तनांक मेरे घर में प्रकाश की चाल कितनी हो गई, 3 गुणे 10 के पावर 8। बताइए मेरे घर का अपवर्तनांक, मेरे घर का अपवर्तनांक म्यू बराबर सी बाई भी। सी का मतलब होता है 3 गुणे 10 के पावर 8। भी मतलब होता है माध्यम में, माध्यम यहाँ क्या था, मेरा घर 1.5, इससे ये कट गया 2। अब बात करते हैं मेरा घर चमकीला होगा कि नहीं होगा, मेरा घर चमकीला होगा कि नहीं होगा। आपको एक हिंट देते हैं, हीरा जो होता है ना, हीरा, इसका अपवर्तनांक 2.4 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4। बताओ भैया मेरा घर चमकेगा कि नहीं चमकेगा। मेरा घर चमकेगा, बहुत चमकेगा, बहुत चमकेगा। देखिए जो हीरा होता है ना, हीरा, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 2.4 होता है, चमकीला होता है। हीरा क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है। कितना होता है भैया, 2.4 होता है। जबकि अगर आप कांच को देखेंगे, कांच को, ये भी चमकता है हीरा की तरह, लेकिन ये 1.5 होता है। कितना होता है, 1.5 होता है। ये हल्का चमकता है, हीरा की तरह तो नहीं चमकता है यार। एक्चुअली हीरा भी ज्यादा नहीं चमकता है। आप ओरिजिनल देखिएगा हीरा ना, तो दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब नहीं कहता है ये, अरे अगर आपको कोई कहे कि कटरीना कैफ, कटरीना कैफ, चल तोरा कटरीना दिखाएंगे, कटरीना कैफ, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, और उन्हें ऑर्केस्ट्रा की ट्रैक्टर वाली लड़की दिखा देगा, देखो ये आप, तो क्या कहेंगे, दूर ससुरी तेरे करा तू कटरीना कह रहा है। बस हीरा ज्यादा नहीं चमकता है, उसे थोड़ा फिल्म में चमकता है, काजने कौन सी पहन रहे हीरा, हीरा। समझा गया कि नहीं। आप लोग क्या कर सकते हैं, हीरा देखना है, पता है कहाँ देंगे, किसी तनिष्क के शोरूम में चले जाइएगा, कपड़ा उपड़ा अच्छा पहन के, हीरा देखने के लिए देख के चले आइएगा, काम खत्म, नहीं लेना है, कल आएंगे, ठीक है। कह दीजिएगा कि अभी देखने आए हैं, आपको इतने रेंज में दिखाना है। आप तरीका बताते हैं, आप तनिष्क के शोरूम में चली जाइएगा और वहाँ क्या करिएगा, कहिएगा सर हमको डायमंड की रिंग दिखानी है, 3-4 ठो रिंग देख लीजिएगा। उसके बाद क्या कहिएगा कि देखो ये 2-3 ठो रिंग को अलग कर दो, अब हम जा रहे हैं अपनी पत्नी को लेके आने। चाहे तुम लोग को तुम लोग को तो शकल से लग जाएगा पत्नी नहीं, मान लो हमारी तरह बूढ़ रहोगे तो कह दोगी पत्नी है तो चलेगा। तुम लोग जवान है लोग तो कह देना अभी हम अपनी वाली को लेके आ रहे हैं। ज्यादा महंगा मत दिखाइएगा, हम पहले समझा दे रहे हैं आपको, तो समझेगा ईमानदार आदमी है, ये देखने के लिए नहीं आया था, आपको अच्छा से दिखाएगा। कहेगा ठीक है, अब आप गलती से भी उसको कहिए, गलती से भी मत महंगा दिखाइए, 50,000 से महंगा मत दिखाइएगा, सब उसके नीचे रखिएगा, कहिएगा हाँ ये नहीं है, नहीं तो मेरा जान चल जाएगा। तो समझेगा हाँ हाँ सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, आप लाइए लाइए। अच्छा लाइएगा, कहेगा ओ माय गॉड हीरा देख लिए, अपवर्तनांक 2.4 हो गया, हो गया हीरा देख। अरे हम लोग ऐसे ही देख के आए थे रे, हम लोग जब इंटर में पढ़ते थे, इंटर में बीएससी में थे, तो ऐसे ही देख के आए थे हीरा। जानते एक वो अंगूठी ना पहनते तो हीरा कौन सी पहनेंगे रे। देखिए कांच तो कम चमकता है, पानी जो होता है ना, जल 1.3 होता है,
पानी भी शीशे की तरह चमकता है। पानी भी कैसा चमकता है? शीशा की तरह। पानी भी शीशा की तरह चमकता है। बोका कहीं के देखता है ऐसे, शीशा की तरह चमकता है। वायु 1, वायु का कितना होता है? 1, तनी सा कम होता है, 1.001। अब आप कहेंगे ही मास्टर साहब बताइए तो, आप कहते हैं कि तनी सा कम, तो हीरा से तनी सा कम, तो तनी सा कम चमकता है। ई भी तनी सा कम, तो ई भी तनी सा कम चमकता है। ई तनी सा कम चमकता कहाँ है? किसी ने हवा को चमकते देखा है? किसी ने हवा को चमकते देखा है? बस से जाइएगा ना, बस से, तो सड़क पे लगता है पानी गिरा है, पानी नहीं रहता, हवा रहता है। बस से जाइएगा ना, लगता है सड़क पे पानी गिरा है। मेन हाईवे पे जाइएगा ना, लगे पानी गिरा है, जाते हैं तो पानी ही नहीं रहता है। वो भी चमकता है तनी पानी की तरह। ई चमकता है पानी की तरह, पानी चमकता है कांच की तरह, कांच चमकता है हीरा की तरह, कांच चमकता है हीरा की तरह। कांच चमकता है हीरा की तरह। निर्वात 0, निर्वात 0। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला। क्या है? काला। तो देखिए, अपवर्तनांक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चमक। चमक यानी जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ज्यादा चमक, जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ज्यादा चमक। आप बताइए, सीबीएसई वालों का अपवर्तनांक ज्यादा होता है कि हमारे जैसे हिंदी मीडियम वालों का? सीबीएसई वालों का अपवर्तनांक ज्यादा होता है क्या हिंदी मीडियम वालों का? सीबीएस किसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, सीबीएसई वालों का कि हिंदी मीडियम वालों का? हाँ, सीबीएसई वाला खूब चमकता है सब। वेरी गुड, वेरी गुड, सीबीएसई वाला खूब चमकता है, वेरी गुड। देखो भैया, जल का अपवर्तनांक को आप 3/4, 4/3 भी कह सकते हो, इसे 4/3 भी कह सकते हो, इसे 3/2 भी कह सकते हो, इसे 4/2 भी कह, चमकता है। आप बताओ तो, भैंस में और मेरे में किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? यार एक भैंस ही है जो हमसे काली है, बाकी तो कोई है नहीं जो हमसे काला हो। भैंस में और कैंसर में किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? हाँ, कैंसर का। एक भैंस ही है जिसके आगे हम भी गोरे रखते हैं। और जब हम इलाहाबाद में पढ़ते थे ना, तो एक अफ्रीका का लड़का मेरे साथ पढ़ता था, उसको हम बहुत बहला फुसला के अपने साथ रखे थे। किस लिए? क्योंकि वो इतना काला था ना कि जब उसको देखते थे तो मन में प्रसन्नता आती थी, कोई तो है जिसके आगे हम भी सुंदर लगते हैं। एकदम काला था वो, मंगरैला टाइप का। अरे घोंचू कर रहा है कि भैंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, हम भैंस से काले थोड़ी है रे, वो हमको भैंस से भी काला समझ रहा है। अपवर्तनांक के हमने दोनों फॉर्मूला आपको बता दिए। अपवर्तनांक के कितने फॉर्मूला बताएं? 2। एक तो हमने बताया C/V, दूसरा बताया sin I/sin R, sin I/sin R। तीसरा फॉर्मूला समझिए, ये लास्ट फॉर्मूला, इसके बाद क्लास ड्रॉप मतलब ऑफ कर देंगे, आप लोग को नींद आ रहा है। म्यू बराबर होता है, देखिए, गहराई से रिलेटेड पूछेगा, कहेगा कि अगर कोई चीज की गहराई दे देगा, तो देखिए वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, वर्चुअल गहराई, आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। बोलिए भाई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, इससे आप फॉर्मूला बना सकते कि नहीं? ये पानी के सेंस में देगा। कैसे देगा? पानी के सेंस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा पानी से रिलेटेड, कहेगा 10 मीटर गहरे तालाब में सिक्का कितना ऊपर उठ के दिखेगा?
बनाइए। 10 मीटर गहरे तालाब में सिक्का कितना उठा? 10 मीटर गहरे तालाब में सिक्का दिखेगा दिखेगा कितना पे दिखाई देगा? पहली बात है कि 10 मीटर पे तो दिखेगा ही नहीं, 10 मीटर से थोड़ा सा ऊंचाई पे दिखेगा। ए बबुआ, ई बता तो, आपको पता है कि म्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। वास्तविक गहराई पता है आपको 10 मीटर है, और जल का अपवर्तनांक आपको बताए हैं 4/3 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। 4/3 अभी ना बताए हैं पिछवा। अरे बबुआ, को बार पढ़ाए रे एक के चीजवा, अगवा पढ़ाएंगे तो पिछवा भूलेगा। जल का अपवर्तनांक 1.3 होता है, 4/3। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 4/3 बराबर वास्तविक गहराई कितनी है? 10 मीटर। वास्तविक गहराई कितनी है? 10 मीटर। कितना आभासी दिखेगा? नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है, तिरछा गुणा कर दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? 30/4, 7.5 मीटर पे दिखेगा, यानी 7.5 मीटर पे दिखाई देगा, और 2.5 मीटर उठा हुआ होगा। क्वेश्चन पूछेगा दिखेगा कितना पर, तो 7.5 मीटर पे दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कितना उठेगा। कितना उठेगा? तो 2.5 मीटर उठेगा। कितने पे दिखेगा? 7.5 मीटर पे दिखेगा। अब कौन पूछ रहा था अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक के 3 फॉर्मूला, तीनों याद रखिएगा। वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, साइन आई बाई साइन आर, और एक होता है सी बाई भी। एक ये हो गया, दूसरा नंबर पे ये हो गया, तीसरा नंबर पे ये हो गया। हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सुबह में क्लास या तो 10 बजे होगा या तो 11 बजे होगा। सुबह 10 बजे होगा या तो 11 बजे होगा। देखिए, अगर 10 बजे से लेके 10:05 तक पे नहीं हुआ, 10 से 10:05 पर नहीं हुआ, तो 11 बजे होगा। तब कितने बजे होगा? 11 बजे। अगर 10 बजे नहीं हुआ तो 11 बजे होगा। आपको बस 5 मिनट वेट कर लेना है। 10:05 पे एक बार खोल के देख लीजिएगा। लो, कितने पे? 10:05 पर। अगर नहीं हुआ तो फिर 11 बजे होगा। कितने बजे होगा? 11 बजे होगा। या तो 10 बजे या तो 11 बजे। चलो भैया, गुड नाइट। प्रकाश चैप्टर समझ में आ रहा है? प्रकाश चैप्टर, यस या नो बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? कल एग्जाम है जिसका जिसका, गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।